Hello everyone, welcome to today's करंट अफेयर सेशन। आज हम सारे जो रेलेवेंट न्यूज़ है वो तो डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन जो नॉन रेलेवेंट भी है न्यूज़पेपर में उसका भी जिस्ट मैं आपको बता दूंगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी हम देखते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ न्यूज़। आप देख सकते हैं, पहले तो न्यूज़पेपर में बहुत सारा ऐड ही आता है। सबसे पहला है कैटल वैन ड्राइवर फाउंड डेड आफ्टर असॉल्ट बाय काउ विजिलेंटी। दिस इज़ नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ है। अभी सेम सेक्स को अलाउ करना चाहिए, मैरिज ऑफ सेम सेक्स अलाउ करना चाहिए कि नहीं हमारे देश में, उसके ऊपर बहुत सारे लोग और बहुत सारे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू सबके जो भी लीडर हैं, कभी इन लोग साथ नहीं आते, मुस्लिम, जैन, सिख, हिंदू, लेकिन ये सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है उसके ऊपर ये सारे लीडर्स एक साथ आके अपोज करके सुप्रीम कोर्ट को, कोई प्रेसिडेंट को, सब अपना अपनी तरह से कोई लेटर दे रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाल रहा है, कोई पीएलआई डाल रहा है कि इसको सेम सेक्स को सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। ऐसा ये एलजीबीटी कम्युनिटी का पहले जो सेक्शन 377 वाला, जिसमें आईपीसी सेक्शन 377 जिसमें ऐसा था, डीक्रिमिनलाइज किया था, वो पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, अभी उसको डीक्रिमिनलाइज किया था 377। वैसा ही लोगों को ऐसा डर है कि कहीं सेम सेक्स मैरिज को भी ना मतलब मंजूरी मिल जाए, लीगलाइजेशन मिल जाए हमारे देश में। तो ये जितने भी हैं मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन के सारे लीडर्स सब एक साथ आ रहे हैं और अपने अपनी तरह से गवर्नमेंट को इसके खिलाफ अपना अपना मत रख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फिनिश डीसिल्टिंग वर्क एट संजय लेक बिफोर मानसून। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना है दिल्ली के, जो कि संजय लेक पे विज़िट करने गए दिल्ली में, जो कि त्रिलोकपुरी में है, और वहाँ पे जो डीसिल्टिंग का काम चल रहा है। डीसिल्टिंग मतलब खड्डा खर के, मतलब वहाँ से सारे जो मिट्टी है वो निकाल के, बारिश मानसून आएगा तो हमें पानी भरेगा उसके लिए, तो उसको जून 30 से पहले कर दो, ऐसा उन्होंने वहाँ पे जाके निर्देश दिया है। काम बहुत, लोगों की तारीफ़ भी की कि आप काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और लेक का रिजुवनेशन मतलब लेक को फिर से नया करने का काम कर रहे हैं। तो अभी लेकिन इसको थोड़ा जल्दी कर दो, 30 जून के पहले हो जाना चाहिए, 30 जून तक काम हो जाना चाहिए, ऐसा कहा है। मर्करी ड्रॉप्स बिलो 15 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली। अभी मर्करी 14.9 मतलब दिल्ली का टेम्परेचर 14.9 डिग्री सेल्सियस था, और हाईएस्ट टेम्परेचर 30.3 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे ये माना जाता है, इससे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि लाइटली रेन फोरकास्ट किया जा सकता है इस टाइम पे, दिल्ली में नज़दीक ही है। 400 चिल्ड्रन फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन रेस्क्यूड। तो 400 बच्चों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से बचाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिया गया है, जो कि चाइल्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके बाद में उन चाइल्ड का केयर और प्रोटेक्शन वहाँ पर, उन चिल्ड्रंस का केयर एंड प्रोटेक्शन किया जाएगा वहाँ पर। तो ये कैसे चिल्ड्रन थे? ऐसे चिल्ड्रन से जो कि घर से भागे हुए थे या फिर मिसिंग थे कहीं से, जो कि चाइल्ड लेबर में कहीं भी लगे पड़े हैं। आप ऐसे बच्चे आपको बहुत मिलते होंगे। तो दिल्ली के ऐसे कुछ बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस में रखा गया। अभी चाइल्ड को लेकर हमारे देश में कौन कौन सा कानून, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चाइल्ड को लेकर हमारे देश में कौन कौन सा कानून है वो, पहला तो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसके अंदर एज 14 के बिलो चाइल्ड को कोई भी एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन में नहीं रखेंगे, ऐसा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इसके अंतर्गत ही दिल्ली में ये किया गया है कि जो चाइल्ड है उनका इलीगल ट्रैफिकिंग या फिर चाइल्ड को कहीं लेबर में ना रखा जाए, काम पे ना रखा जाए, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ने का, एजुकेशन का हक है, तो उनको एजुकेशन भी दिया जाएगा। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट,
ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम है प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। ये 4 लॉज है जिसके अंतर्गत चिल्ड्रंस को हमारे देश में केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है बीजेपी मस्ट कम क्लीन ऑन वेदर पीएम्स डिग्री आर ऑथेंटिक से। आप ये सब तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस का जो झगड़ा है वो हमारे देश में चलता ही रहता है। तो उसमें अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे पीएम का जो डिग्री है उनका रियल है कि फेक है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था। तो गुजरात गवर्नमेंट ने उनको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 25,000 का पेनल्टी भी लगाया था। तो उनके पार्टी के लोग और मतलब अभी उनका जो सर्टिफिकेट है उसमें शायद यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग रॉन्ग, उसको स्पेलिंग हाईलाइट करके बता रहे हैं कि ये सही है कि गलत, मतलब ये विवाद चलता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक न्यूज़ देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन स्टूडेंट होल्ड मार्च टू रिक्लेम द स्ट्रीट एट नाइट। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि ओवर 100 वुमेन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की रात को उन लोग मार्च करने निकले और उनके साथ कौन थी, द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI। रात को मार्च करने क्यों निकले, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आप देख सकते हो दिल्ली में अभी ज़्यादा वुमेन राइट, ऐसे तो जो भी राइट मैंस के हैं और वुमेंस के राइट और मैंस के राइट हमारे देश में कुछ अलग नहीं है। पहले तो दोनों ही सेम है। वुमेंस भी फ्रीली कहीं पे भी रोम कर सकती है, मैंस को भी जो सारे राइट मैंस को अलाउड है वो सारे वुमेंस को अलाउड है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि वुमेंस को काफ़ी संभल के रहना पड़ता है क्योंकि उस तरह के लोग हैं, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है वुमेंस को। ये एक विडम्बना है हमारे देश की, लेकिन राइट्स तो दोनों के लिए सेम है। तो वही अपने राइट्स को वापस से रिक्लेम करने के लिए वुमेंस, क्योंकि वो रात को उन लोग फ्रीली कहीं घूम नहीं पाती है अपने हॉस्टल के आसपास, उनको हॉस्टल में उनका हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों को बाहर घूमने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, मतलब उनके हॉस्टल के जो वार्डन है वही अलाउड नहीं करते हैं। तो उन लोग ये चाहते हैं कि उस दिन उन लोग सारे हॉस्टल से बाहर निकल गए 100 के 100 और बाहर ही पूरी रात रहे। और उनको जब पुलिस वालों ने कहा कि आप अपने हॉस्टल में चले जाइए तो उन्होंने कहा कि हमारा हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है इतने बजे, अब हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने वहाँ पे आसपास जो एक गार्डन है उसमें रह के पूरी रात निकाला और ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम वुमन है, हमको भी हक है कि हम भी बाहर हम भी जैसे मैन फ्रीली घूम सकते हैं वैसे हमको भी घूमने का हक होना चाहिए। ये एक बड़ा इशू है उन लोग के लिए। अभी नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यमुना नदी के ऊपर 6,800 करोड़ 5 साल में यमुना नदी के क्लीनिंग के लिए खर्च हो चुका है। सबसे पहली बात तो देखो इतना खर्च हो चुका है लेकिन आज भी यमुना नदी दिल्ली में बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज से 2020 में कहा था कि यमुना नदी को मैं 5 साल में इतना क्लीन कर दूंगा कि उसके अंदर डुबकी लगा पाएंगे लोग, और आज 3 साल हो चुका है लेकिन अभी तक यमुना नदी इतना मतलब ऐसी हालत में है कि डुबकी तो क्या, उसके अंदर ह्यूमन एस्क्रीटा भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब वो पानी डिप लगाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को और तेज़ी कर दूंगा और 5 साल बाद मैं यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पता नहीं ये पॉसिबल होगा भी नहीं। एनजीटी ने जो मैली से निर्मल यमुना जो उन लोग ने प्लान निकाला था रिवर को क्लीन करने का, वो अभी तक हुआ नहीं है। इसकी वही हाईलाइट करने के लिए ये न्यूज़ है। तो अभी यमुना नदी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यमुना नदी का अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 1376 किलोमीटर, जो कि 855 माइल्स के बराबर होता है। ये अपने हिमालय पे यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदर पूंछ पीक से निकलती है, जो कि इतने हाइट पे है, जिसका एलिवेशन 6387 मीटर है। और वो इंडिया के सेवरल स्टेट से गुजरती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो और लास्ट में जाके अभी ये है यमुना, आप देख सकते हैं ये यमुना, और उसके आगे ये है गंगा। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा गोमुख से निकलती है, दोनों जाके एक जगह पे मिलती है इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं या फिर त्रिवेणी भी कहते हैं। और वहाँ पे ही बहुत ही फेमस मेला लगता है, कुंभ मेला, आप लोग को पता ही होगा, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। और यमुना नदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सा है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंदोन, रिंड रिवर, सेंगार और टॉन्स। चंबल, सिंध, बेतवा, केन तो याद ही रखना है।
हिंडोन, रिंड, सेंगार और टॉन्स ये सब बहुत छोटे हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन मेन ट्रिब्यूटरीज है और ये उनसे छोटे हैं। इतना ही है यमुना नदी के ऊपर। और यमुना नदी के क्लीनिंग के ऊपर यमुना नदी के क्लीनिंग का तो क्या हाल है, ये तो आपको इस न्यूज़ में से पता चल ही गया। नेक्स्ट न्यूज़ है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के ऊपर। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जब कोविड-19 आया था तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई थी। तो उसके हिसाब से IIT, JEE और NEET की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी उस टाइम पे। तो ये जो मॉडल है पढ़ाई का, ऑनलाइन वाली पढ़ाई, ये लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत सारे लोग जुड़े, सिर्फ दिल्ली के नहीं, आसपास के शहरों के भी लोग उस दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल से जुड़े थे और सब उससे पढ़ाई करते थे। तो मतलब उसका बहुत फेमस हो गया था बहुत। और उसमें अभी वही तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि ये इतना फेमस हो गया है तो उसमें हम और भी चीज़ें जोड़ेंगे और इसको लोगों को जॉब ओरिएंटेड चीज़ें जोड़ेंगे, जैसे कोडिंग, डिजिटल मीडिया, डिज़ाइन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें लोगों को सिखाएंगे इसके ऊपर। और ये जो है ये ज़रूरी नहीं है आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन चीज़ है तो आप जब चाहे तब मन खोल के पढ़ सकते हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, वो अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जो टाइम उनके पास बचेगा उसमें आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। यही है, इसमें उतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है हाई कोर्ट डायरेक्ट्स एयर इंडिया एम्प्लॉय टू विकेट। अभी एयर इंडिया तो आपको पता है प्राइवेटाइज हो गया, पहले गवर्नमेंट का था, अभी प्राइवेटाइज हो गया। तो जब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया तो उसके एम्प्लॉयज़ भी सारे प्राइवेट हो गए। एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे रहते थे उनको खाली करने के लिए कहा गया है। और कुछ है नहीं इस न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रोफेसर ने कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर है। उद्धव स्लैम्स BJP डबल स्टैंडर्ड ऑन हिंदुत्व। ये तो चलता ही रहता है अभी उद्धव ठाकरे और BJP का। OBC दलित अलायंस अंडर समाजवादी पार्टी बैनर इसकी 2020 तो अभी समाजवादी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि OBC लोगों का वोट, सारे OBC लोगों का वेट। अभी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सारे दलित को साथ में लेकर चलती है, तो उन सब का वोट SC ST OBC का मिला के वो BJP को हराने की कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी के बारे में हम जानेंगे। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है स्वामी प्रसाद मौर्य। और आपको पता ही है समाजवादी पार्टी के मेन हीरो कौन है, प्रेसिडेंट अखिलेश यादव। अभी फ़िलहाल 3 अप्रैल आज के दिन अखिलेश यादव रायबरेली में एक स्टैचू को, जो कि उनके लीडर कांची राम है, उनका स्टैचू बनाएंगे। इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। एग्जामिनिंग फंड मिसयूज इन कोविंद विजिट टू काजीरंगा। काजीरंगा में जब हमारे रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट थे, जब विज़िट किया था तो उन्होंने वहाँ पे जाके 1,64,00,000 रुपीज़ वहाँ पे दिया था काजीरंगा के देख रेख के लिए। तो उसके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है, छोड़ो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा कांग्रेस रिचेज आउट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इलीगल माइनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। इलीगल सैंड माइनिंग NGT डायरेक्ट 20 लाख रिलीफ टू विक्टिम्स किन। अब ये जो किन है, किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है फैमिली। एक वर्ड है किन, छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। फैमिली, फ्रेंड्स भी आ जाता है इसमें, फैमिली एंड फ्रेंड, सेम सोच वाले पीपल्स। तो इसमें ऐसा है कि इलीगल सैंड माइनिंग चल रहा था वहाँ पे। एक फादर और उसके बेटे का माइन से सैंड उठा के डालने में उनकी मौत हो गई। तो उसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, एक तो आप इलीगल माइनिंग कर रहे हो और ऊपर से किसी की मौत भी हो गई, तो उसको सुओ मोटो केस ले लिया उन लोगों ने और इनको 20 लाख रुपया रिलीफ के हिसाब तौर पे देने के लिए बोला। जो फैमिली है जिनकी मौत होगी उनको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। अभी ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, यहाँ पे फर्न्स उगा रहे हैं। फर्नरियम बन गया है वहाँ पर। सबसे पहले मतलब फर्नेरियम क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे फर्न्स होते हैं। फर्न्स क्या होते हैं, जिनमें जो कि सिर्फ जिनमें ग्रीन पत्ते ही उगते हैं, वो फर्न्स होते हैं। और उसमें फूल नहीं उगते, मतलब फूल वाले प्लांट्स अलग होते हैं, फर्न्स अलग होते हैं। फर्न्स छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पत्ते ही उगते हैं, उनको फर्न्स कहा जाता है। ये ग्रीन होते हैं बहुत। उनका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे फर्न ज़्यादा होता है उनसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा निकलता है। जहाँ पे फर्न होता है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ की हेल्दी इकोलॉजी का, हेल्दी फॉरेस्ट का इंडिकेटर होते हैं फर्न्स।
और अभी थोड़ा हम इकाकुलम नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। इकाकुलम नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। केरला में है इकाकुलम नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट केरला, मुन्नार में। क्या याद रखना है आपको, वेस्टर्न घाट केरला मुन्नार में है इकाकुलम नेशनल पार्क। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन 1978, कवर्स एरिया ऑफ 97 किलोमीटर्स। 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था, 97 किलोमीटर एरिया कवर करती है। नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम विच इंक्लूड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज नीलगिरी। अभी ये जो नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा नीलगिरी तहार के लिए, क्योंकि सिर्फ उसी नेशनल पार्क में ये जो नीलगिरी तहार है पाया जाता है और कहीं इंडिया में और कहीं पे नहीं पाया जाता है। नीलगिरी तहार एक तरह का गोट होता है, बकरी होता है। अगर आपको देखना है कि नीलगिरी तहार कैसे दिखते हैं तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे दिखते हैं। तो गोट होते हैं ये, खास करके उसी वहीं पे पाया जाता है। और भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं वहाँ पे। अभी नीलगिरी तहार एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और वहीं पे पाया जाता है। और भी स्पीसीज़, बर्ड्स, बटरफ्लाइज बहुत सारे पाए जाते हैं। बर्ड्स भी इतने मतलब रेयर स्पीसीज़ वाले बर्ड्स पाए जाते हैं। द पार्क इज़ होम टू सेवरल स्पीसीज़ ऑफ रेयर एंडेमिक फ्लोरा एंड फाउना, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एकाकुलम नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप विच इंक्लूड रोलिंग हिल, ग्रास लैंड्स। सोल्स क्या होता है, सोल्स मतलब ग्रीन पूरा जो लैंड होता है गोल हाई पॉइंट पे, उसको सोल्स कहा जाता है। अ टाइप ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, विजिटर्स कैन एंजॉय ट्रैकिंग, हाइकिंग। ठीक है। वन मेजर अट्रैक्शन, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि यहाँ पे पाया जाता है, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी एक तरह का ब्लू फ्लावर होता है जो कि हर 12 साल पे ब्लूम होता है। पिछले 2018 में ब्लूम हुआ था, अभी नेक्स्ट वो 2030 में ही ब्लूम होगा। 12 साल पे ही ब्लूम होता है। तो ये भी इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इकाकुलम नेशनल पार्क के बारे में उनको याद रखना है। नीलगिरी थार वहाँ पे होते हैं। 97 किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पे नीला कुरंजी भी पाया जाता है। और अब रिसेंट न्यूज़ में ये आया है कि वहाँ पे फर्नेरियम बन गया है। फर्नेरियम बनने से क्या होगा, वहाँ पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन भी अच्छा होगा। विजिटर ज़्यादा होंगे तो उन लोग को मतलब मनी इकट्ठा करने में अच्छा होगा और उससे वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के काम में ला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कांग्रेस प्रोमिसेस टू रिलैक्स 50% कोटा। अभी आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में ये कानून बना दिया है कि कोई भी स्टेट 50% कोटा को ब्रीच नहीं कर सकता। जितना भी वो रिलैक्सेशन देते हैं दलित को, SC ST OBC को सीट्स मिलता है हर चीज़ में, वो 50 मैक्सिमम 50 पर सब मिला के 50% ही होना चाहिए। तो ये कांग्रेस के जो नेता लोग हैं अभी नेक्स्ट इलेक्शन में उन लोगों का मन रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब, और करना ना करना हो तो बाद में उनके हाथ में ही है। तो अभी मतलब बोल रहे हैं कि हम 50% के जो सीलिंग कोटा है उसको ब्रीच कर देंगे और भी लोगों को, ये दलित लोग को, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST वालों को और भी हम रिजर्वेशन दिलाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़, ये सब तो वही पॉलिटिकल एजेंडा वाला कितना देखें हम। अभी आप लीडर धर्मेंद्र प्रधान एक डिस्प्यूटेड कोटिया विलेज में चले गए। डिस्प्यूटेड विलेज में जाके उन्होंने कुछ बोला जो कि विवादजनक था। एक तो पहले ही वहाँ पे डिस्प्यूट है, उसमें भी वो जाके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब इस न्यूज़ में है। लोक आयुक्त केस अगेंस्ट केरला CM लाइक टू कम अप ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट न्यूज़ है 1930 हेल्पलाइन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी 1930 एक ऐसा हेल्पलाइन है जो कि मैं तो कहूँगा कि हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए और सबको इसे यूज़ करना चाहिए। ये हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी लाए थे। 1930 हेल्पलाइन को इन्होंने अनवील किया था सबके सामने। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, गुलिबल कस्टमर मतलब, देखो यहाँ पे गुलिबल मतलब जो भोले कस्टमर होता है, जो बहुत आसानी से दूसरों की बात मान जाते हैं, उनको गुलिबल कस्टमर कहा जाता है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड वाले क्या करते हैं, जो भोले लोग होते हैं उनको फंसा लेते हैं अपने जाल में। उनको बोलते हैं कि मेरे को आपके फ़ोन पे ये आएगा वो आएगा, मेरे को OTP दे दो तो आपको फ़ायदा होगा। वैसे ही यहाँ पे एक केस है कि एक आदमी था जिनके पास SMS आया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का, उनका 12 रुपये का बिल बाकी है, 22 रुपये का 12 रुपये का बिल बाकी है।
तो वो भरो, तो वो लिंक पे जाके भरने जा रहे थे तो ट्रांजेक्शन फेल हो रहा था। बोले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो OTP आएगा। वो OTP वो दे दिया उस आदमी को फ़ोन पे, तो उनके अकाउंट से 3,28,000 रुपये कट हो गए। तो उस आदमी को कहीं से पता चला कि तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पे कॉल करके केस रजिस्टर करना चाहिए। तो 1930 पे इन्होंने बताया, तो उसकी मदद से उनको 1.33 लाख उनको वापस मिल गया। आधा पैसा तो मिल गया, आधा पैसा बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान जाने, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होता है। आपके साथ भी कभी भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो तो आप 1930 नंबर पे कॉल करके अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी आप बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपको इसको FIR करना है कि नहीं। पहले तो केस रजिस्टर कर दो, बाद में FIR करना है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे अमित शाह ऐसा कहते हैं कि इवन 25 रुपये का किसी के साथ फ्रॉड हुआ वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोग एक्चुअली डरते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो भी गया तो भी वो कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका भागीदार हूँ, मैंने ही मतलब किया तब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो आप कंप्लेन करो, यही है, इसमें और कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। वेस्ट बंगाल लीडर, नेक्स्ट न्यूज़ है आउटफिट थ्रेटन्स असम CM टू से आउट ऑफ फाइट बिटवीन प्रो खालिस्तान सिख सेंटर। असम के CM कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इनको किसी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर ने धमकी दिया है कि आप हमारे खालिस्तानी मैटर से अलग रहो, नहीं तो अभी डायरेक्ट धमकी नहीं दिया है, किसी रिपोर्टर को कहा है कि उनको, जर्नलिस्ट को कहा है कि उनको बोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ये कुछ है नहीं इसमें उतना कुछ खास। चीता स्ट्रेज इनटू फील्ड इन MP। अभी जो चीता लाया गया था नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में, अभी आपको क्या क्या देखो, कूनो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो रहा है। पहले तो नामीबिया से वहाँ पे चीता लाया गया था, एक चीता मर गया, फिर बाद में एक और न्यूज़ आया 4 बच्चे हुए एक चीता के, फिर बाद में अभी आज के दिन एक चीता बाहर निकल के घूम रहा है कूनो नेशनल पार्क से। वही कुछ खास न्यूज़ है नहीं, पर वो घूम रहा है बाहर। कीप एन ओपन माइंड, ये बहुत बड़ा एक वो है आर्टिकल। इसमें ऐसा है कि इंसान जब भी किसी बच्चे को या फिर कोई भी इंसान जब एजुकेशन के टाइम पे होता है तो उनका माइंड इतना ओपन नहीं होता है। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं बस उतना ही दुनिया है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया बहुत बड़ी होती है। देखिए, आप जब भी जो चीज़ कर रहे हो आपको अपना माइंड ओपन रखना है। आपको खास करके माइंड ओपन रखने का मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो, आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन आपका जो लाइकिंग है, जो आपका मतलब जो आपको पसंद है, जो करना आपको पसंद है, जो आपका क्या बोलते हैं हॉबी है, उसको फॉलो करते रहो। ऐसा है बस। इतना बड़े का जिस्ट इतना ही है कि आपको अपना हॉबी हम कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उसको फॉलो करता रहना चाहिए। नेक्स्ट है बियॉन्ड कस्टम्स। इसमें वही है कि तो इसमें वही है कि जो रेयर डिजीज़ के लेकर जो दवाइयाँ थी उनको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा और उनको आसानी से हमारे देश में लाया जा पाएगा और लोगों को सस्ता पड़ेगा, और कुछ है नहीं। इंडिया नीड्स ए नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज़म। अभी 2 तारीख को क्या था? वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे था। 2 तारीख को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे था। ऑटिज़म के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे वाज ऑन April 2। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है डेट अफेक्ट सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, आदमी का सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, जिसको भी बीमारी होती है। खास करके चाइल्डहुड में ही डायग्नोस कर लिया जाता है। उससे इसमें लोगों को डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसको भी बीमारी हो जाती है। रिपीटेटिव बिहेवियर और रूटीन, सेंसरी, उनके सेंसेस अच्छे से काम नहीं करते, लाइट, टेक्सचर को और अभी तक ऑटिज़म का कोई परफेक्ट क्योर भी नहीं मिला है। तो ऑटिज़म जिनको भी ऑटिज़म हुआ है उनके साथ हमको सिंपैथी से रहना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। बस इतना ही है ऑटिज़म अवेयरनेस डे के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान इन इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। अभी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। वो इंडिया आए थे मार्च में, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी से मिले। उनका फोकस क्या है कि उनका कोऑपरेशन G7 और G20 में तो है ही, साथ में वो चाहते हैं कि जापान का न्यू प्लान ये है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अभी इंडो पैसिफिक क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है जापान, ये जापान है, और ये हमारा इंडिया। जापान और इंडिया, ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन, और ये वाला एरिया, ये पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है। तो जापान यहाँ से सारा सी ट्रेड करता है, और इसको ऐसा लगता है कि चाइना हमको बहुत, चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बहुत बढ़ रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जापान ऐसा चाहता है कि ये एरिया फ्री होना चाहिए। जापान का ये कहना है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके ऊपर ध्यान दें। उसमें ऐसा, इसके प्लान के हिसाब से क्या है कि वो किस पे स्ट्रेस डालता है कि उस एरिया में रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, और रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल सोवरेनिटी। हर देश अपना अपना टेरिटोरियल, हर एक दूसरे का टेरिटोरियल सोवरेनिटी को मानना चाहिए। कोई भी एक दूसरे के बॉर्डर एरिया में घुसने की कोशिश ना करे, सब लोग अपना अपना। और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलके जापान इस एरिया को सिक्योर और 75 बिलियन रुपीस इंडो पैसिफिक एरिया को डेवलप करने के लिए जापान लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके डालना चाहता है। और ऐसा भी बोलता है कि अभी जैसे कि आप नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इधर है लेटर टू द एडिटर। इसमें कल हमने जो वाइकम सत्याग्रह पढ़ा था, उसमें मेन इंसान कौन था? ईवीआर मतलब ईवी रामास्वामी नाम था उसका, वही सब है। और चीता का बर्थ हुआ वहाँ पर, सियाया नाम की चीता है जिन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। अभी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, HMT प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी HMT के जो हैं उनको हंगेरियन फर्म तंगस्राम के साथ मिलके, मतलब वो इनको फंड करेंगे कि आप इंडिया में बल्ब बनाने का फैक्ट्री डालो। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाई वाज द मंथ ऑफ मार्च इन मुंबई रिलेटिवली कूलर। मतलब नॉर्मली जैसे जनवरी फरवरी में रहता है उससे अच्छा मार्च में थोड़ा कूलर रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि प्री मानसून सीज़न होता है। मार्च इज़ ट्रांजिशन मंथ बिटवीन द विंटर एंड समर सीजन and is the part of pre-monsoon season in Mumbai. During this time, weather is characterized by hot and humid days and cooler night. अभी sea breeze, Mumbai is coastal city. The sea breeze is an important factor in determining weather pattern. In March, the sea breeze is still strong enough to bring down the temperature during the day, providing some relief from the heat. North westerly wind, इस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, मेन तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड बहता है वहाँ पे। In March, the northwesterly wind from Arabian Sea are still prevalent, and they bring with them cooler air from the northern part of the country. This can help to keep the temperature down. Altitude, the Mumbai is relatively low. Altitude of Mumbai is low, which means the temperature is generally higher than in other parts of the country. However, in March, the altitude effect is less pronounced, and the temperature is moderated by other factors mentioned above. हाँ, तो इस वजह से मुंबई कूल रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं 6G के ऊपर। अभी देखो, पहले 2G था जो कि मर के चलता था, फिर 3G आया, थोड़ा अच्छा चला, 4G आया, अब 5G चल रहा है हमारे देश में। अब प्राइम न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि मार्च 22 को PM मोदी ने भारत 6G का विज़न डॉक्यूमेंट सबके सामने, पॉलिसी मेकर्स और इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन सबके सामने रख दिया कि हमारे देश अभी 6G पे काम करेगा। तो 6G है क्या एक्चुअली? फ़र्क क्या है 6G, 5G, 4G में? ये सब में लेटेंसी का फ़र्क है। अब लेटेंसी होता क्या है? लेटेंसी मतलब जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई सॉन्ग बज रहा है मेरे फ़ोन में, वो सॉन्ग जैसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ तुरंत मेरे को सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर कुछ भी डिले हो रहा है तो उसको लेटेंसी लो है ऐसा माना जाता है। तो लेटेंसी मतलब अभी मैं कोई चीज़ कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वो बीच में अटक गया तो लेटेंसी अच्छा नहीं है। ऐसा वीडियो जैसे ही प्ले करे वैसे आसानी से होना चाहिए, मतलब प्ले। और कोई चीज़ डाउनलोड करे तो जल्दी डाउनलोड होना, लेटेंसी अच्छा है ऐसा। तो लेटेंसी का फ़र्क होता है। वैसे हम 6G लेंगे तो हमारा लेटेंसी और बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ डिवाइसेस भी हम ज़्यादा कनेक्ट कर एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो भी
अच्छे से चलेगा, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। 5G में नंबर ऑफ़ डिवाइसेस थोड़ा 6G से थोड़े कम है, और 4G में उससे भी कम, 3G में उससे भी कम। तो 6G है क्या? नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑफर सिग्निफिकेंटली फास्टर डेटा स्पीड, हायर बैंडविथ एंड लोअर लेटेंसी देन 5G। लेटेंसी जितना कम होगा उतना अच्छे स्पीड में चीज़ें चलेगी। यही है 6G, और कुछ है नहीं। इतना बड़ा आर्टिकल का जिस्ट इतना ही है। बॉर्डर टॉक्स बिटवीन भूटान एंड चाइना। अभी देखो, इंडिया और भूटान दोनों काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है हमारा भूटान के साथ, लेकिन भूटान के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। भूटान के बहुत सारे एरिया जो डोकलाम है, और भी 2-3 एरिया है जहाँ पे चाइना ने अपना कब्ज़ा जमा के रखा है। तो वो डोकलाम को नहीं ले रहे हैं। ऐसा डोकलाम को ऐसा बोल रहे हैं कि डोकलाम की बात जब आएगी तो हम इंडिया और चाइना दोनों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा बोल दिया, तो इंडिया को ये बात उनकी अच्छी नहीं लग रही है। यही है कुछ भूटान और चाइना के साथ इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुल। अभी देखो, लॉन्च व्हीकल PSLV जो भी है, ये सब लॉन्च व्हीकल वो किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम सेटेलाइट को आसमान में छोड़ सकें। इसरो और दूसरी सारी देश में, नासा ने भी और SpaceX वालों ने भी वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना दिया अपना। तो उन लोग लॉन्च व्हीकल से क्या करते हैं? लॉन्च व्हीकल देखो, अब जैसे ये दिख रहा है आपको, ये एक लॉन्च व्हीकल है। इसमें ऐसा होता है कि सैटेलाइट बीच में लगती है, नीचे उसका थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट ऊपर ले जाएगा उसको, सैटेलाइट बीच में से सैटेलाइट को थ्रस्ट टूट के नीचे गिर जाएगा, और सैटेलाइट ऊपर छूट जाएगा, और बाकी की चीज़ें ऊपर की, और सैटेलाइट ऊपर लगेगा, बाकी की चीज़ें वापस नीचे आ जाएगा। तो वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर पानी में गिर जाता था पहले, तो वो यूज़ नहीं रह पाता था। लेकिन अब रीयूजेबल बनाया है उसको, मतलब वो गिरेगा भी तो लैंड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, और लैंड होने के बाद उसको रीयूज़ कर पाएंगे उसी चीज़ को फिर से मॉडिफिकेशन करके। तो इस तरह का एक छोटा सा उन्होंने लैंडिंग टेस्ट किया, और वो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। वो लैंडिंग टेस्ट करने के लिए उन लोगों ने चिनूक हेलीकॉप्टर यूज़ किया, उससे उसको 4-4.5 किलोमीटर ऊपर खींच के ले गए, और वहाँ से उसको छोड़ दिया, और फिर वो प्रॉपरली नीचे आके लैंड हुआ। तो ये टेस्ट इंडिया ने भी सक्सेसफुली किया है। छोटा सा किया, लेकिन अच्छा किया, और आगे जाके बड़ा करेंगे इंडिया। वाइस एडमिरल संजय इसमें इस न्यूज़ में कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये वाइस एडमिरल का नाम याद रखना है, नेवी का, जो कि संजय जगजीत सिंह है, उनका नाम याद रखना है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी सब ज़्यादातर आज के न्यूज़पेपर में ऐसे ही न्यूज़ है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड, एक दूसरे के खिलाफ, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ, या फिर रामनवमी के वायलेंस के ऊपर। तो वो सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आज का आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।